तो इस सीरीज के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से है। कुछ डिटेल मेरे बारे में पता है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये भी आपको ध्यान होगा होपफुली। और अभी तक आपने कोर्सेज चेकआउट नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए, सारा इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों का। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का। इधर है ओशियन और इधर है मैक्सिमम डीपेस्ट पॉइंट। तो देखो पैसिफिक ओशियन में सबको पता है मरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशियन में। वहीं पे इंडियन ओशियन की बात किया जाए तो सुंद्रा ट्रेंच जो है इंडियन ओशियन में है। आर्कटिक की बात किया जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोलोए डीप, और अटलांटिक में क्या मिलेगा, पुर्तो रिको ट्रेंच। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा 3-4-1-2, है ना। तो 3-4-1-2 जो है करेक्ट जवाब हो गया, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। अब बाकी सबके बारे में डिटेल कि मरियाना ट्रेंच जो है एक ओशियानिक ट्रेंच है जो कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, लगभग 200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मरियाना आइलैंड। मैं क्या बोलूंगा, अब अभी गूगल करके मैप पे इन सबका लोकेशन देख लो, वो ज्यादा ध्यान रहेगा आपको लंबे टाइम के लिए, ठीक है। बाकी लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स करता है वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट। क्या? वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट। तो सैलिनिटी जैसे ही आए आपको हेलोजन पकड़ना है। हेलोजन हेलोजन आपको पता है 17th ग्रुप है ना, क्लोरीन फ्लोरीन ये सारा कुछ। तो हेलो कहाँ पे दिख रहा? क्लाइन। क्लाइन का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट। तो हेलोजन का मतलब हो गया सैलिनिटी से रिलेटेड। तो हेलो क्लाइन जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देख लेते हैं कि हेलोक्लाइन जो है वो डिनोट करता है वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट। और हेलोक्लाइन एक जोन है इन दी ओशियन जहां पे रैपिड चेंज होता है सैलिनिटी में विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, है ना। और इस रीजन में सैलिनिटी इंक्रीज करती है सिग्निफिकेंटली एट हायर लेटीट्यूड एंड डिक्रीज करती है सिग्निफिकेंटली एट लोअर लेटीट्यूड। लोअर लेटीट्यूड में बहुत कम हो जाता है, हायर लेटीट्यूड में ज्यादा हो जाता है, क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ वाटर विद डिफरेंट सैलिनिटी कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान में रहेगा, गुड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट डज नॉट बिलोंग टू द इंडियन ओशियन। तो देखो अबुलाज भी बिलोंग करता है, मोजाम्बिक भी, और साउथ इंडियन नाम में ही इंडियन है ना। तो बेंगुला करंट जो है वो इंडियन ओशियन में बिलोंग नहीं करती, बल्कि ये वेस्ट अफ्रीका से, है ना, नॉर्थ साइड में फ्लो करती है, जो कि कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट और वार्म करंट कैसे पता चलता है, ध्यान दीजिएगा। ये है इक्वेटर। अगर कोई किधर से ऊपर से इक्वेटर की तरफ आ रही है या नीचे से इक्वेटर की तरफ आ रही है, ध्यान समझिएगा। इक्वेटर पे सबसे गर्म पानी होता है, आपको पता है क्यों? क्योंकि सन की रेज वहां पे डायरेक्टली पड़ती है। तो अगर कोई भी करंट नीचे से इक्वेटर की तरफ आ रहा तो क्या होगा? इधर से आ रहा, कोल्ड एरिया से आ रहा तो एक कोल्ड करंट हो गया, है ना। और अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा तो वार्म करंट हो जाएगा। होपफुली इतना आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। बेंगुला करंट जो है डज नॉट बिलोंग टू इंडियन ओशियन। बेंगुला करंट जो है एक ब्रांच ऑफ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर है। एक कोल्ड करंट है जो फ्लो करता है नॉर्थवर्ड, इधर नॉर्थवर्ड इन द साउथ अटलांटिक ओशियन। साउथ अटलांटिक ओशियन में नॉर्थवर्ड along the west coast of southern Africa nearly to the equator before it merging with the westward flowing Atlantic South Equatorial Current। अब बाकी सब इंडियन ओशियन में फ्लो करती है, आपको पता ही है। अब इसका डायग्राम मैं दिखा देता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये है ऑस्ट्रेलियन करंट, है ना। और ये है अगुलाज करंट जो आप मैंने पहले ही ऑप्शन था आई थिंक, है ना। मोजाम्बिक करंट यहाँ पे हो गया, और इसके इधर, है ना, इधर साउथ अटलांटिक ओशियन में अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे फ्लो करता है कौन? बेंगुला करंट। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करंट। कोल्ड करंट कौन सा है? अभी हमने देखा बेंगुला करंट क्या है, कोल्ड करंट है, ठीक है। क्या है? कोल्ड करंट है। बाकी कैनरी, अंगोला और ब्राजील तीनों के तीनों क्या है? इक्वेटर से पोल्स की तरफ फ्लो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वार्म करंट। और जो हमारा बेंगुला करंट है वो कोल्ड है। दिस करंट फ्लो नॉर्थवर्ड, देख ही लिया हमने सारा कुछ, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू फॉर्मिंग अ कंप्लीट सर्कल ऑफ करंट्स इन द साउदर्न अटलांटिक ओशियन। तो देखो कैनरी करंट है ना, वो पूरा पूरा सर्कल फॉर्म नहीं करते। बाकी बेंगुला, ब्राजील और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तीनों के तीनों यहाँ से जाती है, किसी और करंट के साथ मिलके पूरा पूरा सर्कल फॉर्म करती है। बल्कि जबकि कैनरी करंट जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में फ्लो करती है, और ये पूरा सर्कल फॉर्म नहीं करती, ठीक है। देखो बाकी करंट का यहाँ पे पूरा डायरेक्शन है। अंगुलाज करंट इधर है, साउथ अटलांटिक ईर इधर है, और नॉर्थ का इधर है, अंगोला करंट इधर है। बाकी सारे के सारे करंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की बात कर लिया जाए तो इसको अटलांटिक सर्कम पोलर करंट भी बोलते हैं। एक मेजर कोल्ड ओशियन करंट है इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये फ्लो करता है वेस्ट से इसकी तरफ 40 से 60 डिग्री के बीच में इन सर्कलिंग अंटार्कटिका, है ना।
और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रिजर्विंग अंटार्कटिका मासिव आइस शीट बाय कीपिंग वार्म ओशियन करंट अवे फ्रॉम द कंटिन्यू। क्योंकि वार्म ओशियन करंट क्या है, उसमें हीट ज़्यादा है तो पिघला के रख देगी किस को, आइस शीट्स को। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है इन्फ्लुएंस करता है फॉर्मेशन ऑफ रोज एंड वेडल्स गियर्स इन दी साउदर्न ओशियन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको ध्यान में रखना है। और वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स पर्टिकुलरली दी रोरिंग 40 और फ्यूरियस 50 जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी करंट फ्लो। रीचिंग स्पीड कितना होता है, 15 से 25 नॉट तक होता है, ठीक है। हेनरी करंट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, विंड ड्रिवन सरफेस कोल्ड करंट है जो कि पार्ट है नॉर्थ अटलांटिक गियर का, बता ही दिया था। अगुलास करंट के बारे में पता है। ब्राजीलियन करंट क्या है, वार्म वाटर करंट है जो फ्लो करता है साउथ अलोंग द ब्राजीलियन साउथ कोस्ट। ये मैं बोल रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ के बताऊंगा उससे बेहतर है इमेज दिखा दूँ, तो इमेज यहाँ पे लगाया नहीं, होपफुली आपने ऊपर वाला इमेज देख लिया होगा। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स कंट्रीब्यूट करता है मैक्सिमम टू द सैलिनिटी ऑफ वाटर सी वाटर। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है सॉल्ट का वो है सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आई थिंक मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का आई थिंक 77% कंट्रीब्यूट करता है टोटल सैलिनिटी में, हाँ लगभग 78%। मैग्नीशियम क्लोराइड 11%, मैग्नीशियम सल्फेट इतना, बाकी ऐसे ऐसे। टॉप 3 तो याद रहने चाहिए, ज़्यादा जरूरी है। अब क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम है ना, इन सब का भी क्या है अमाउंट है, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। अगला है फैक्टर जो है ओशियन सैलिनिटी को क्या क्या अफेक्ट करते हैं। एक है इवेपरेशन और प्रेसिपिटेशन। जितना ज़्यादा इवेपरेशन होगा सैलिनिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। क्यों, क्योंकि सरफेस सैलिनिटी जो है प्राइमरली इन्फ्लुएंस बाय द बैलेंस बिटवीन दी इवेपरेशन और प्रेसिपिटेशन इन अ गिवन रीजन। इंक्रीज इवेपरेशन से हायर सैलिनिटी होती है, जबकि हैवी प्रेसिपिटेशन जो है डाइल्यूट कर देता है सी वाटर को और उससे सैलिनिटी कम हो जाती है। फ्रेश वाटर इनफ्लो की बात किया जाए तो कोस्टल रीजन जो है इन्फ्लुएंस बाय फ्रेश वाटर इनपुट फ्रॉम द रिवर, जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देती है सैलिनिटी को। क्यों, ऑब्वियस है फ्रेश वाटर आ रहा है इस वजह से, ठीक है। पोलर प्रोसेसेस की बात किया जाए तो पोलर रीजन में फ्रीजिंग और थाइंग जो है ऑफ आइस अफेक्ट करता है सैलिनिटी को। कैसे, आइस फॉर्मेशन एक्सक्लूड्स सॉल्ट इंक्रीजिंग सैलिनिटी वाइल आइस मेल्टिंग डाइल्यूट करता है सी वाटर। विंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो विंड कैन ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, अफेक्ट करता है सैलिनिटी ऑफ बोथ द रीजन को, जहां से आ रहा हूँ जहां पे जा रहा हूँ वहां दोनों को। ओशियन करंट की बात किया जाए तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है वाटर विथ वेरिंग सैलिनिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू द रीजनल सैलिनिटी वेरिएशन। वहीं पे टेम्परेट और डेंसिटी ये भी इम्पेक्ट करती है सैलिनिटी को। कैसे, आर इंटरकनेक्टेड, चेंजेस इन टेम्परेचर या डेंसिटी इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल सैलिनिटी लेवल। अगला है हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ पे मिलता है, पर एक जवाब है लेक वैन इन टर्की। आप सोच रहे हो कि डेड सी, नहीं, लेक वैन इन टर्की जो है सबसे ज्यादा सैलिनिटी है यहाँ। अगर हम डेटा की बात करें तो बाल्टिक सी में 7 है इन पीपीटी, है ना। डेड सी में 39, कैप्सियन में, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे, लेक वैन में कितना 330 और डेड सी में 250। तो ध्यान रखना लेक वैन जो कि टर्की में है सबसे ज्यादा सैलिनिटी है वहाँ पे। वेन द डेंसिटी इन दी सी, जब डेंसिटी इंक्रीज करती है तो क्या होता है, सैलिनिटी इंक्रीज होता है बट डेप्थ जो है वो डिक्रीज होता है। गलत जवाब, सैलिनिटी डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो है इंक्रीज कर रही है। नहीं, माफ कीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि डेंसिटी जो है इंक्रीज होगा। हाँ, ऑब्वियस, अगर डेंसिटी इंक्रीज होगा मतलब उसमें जो पार्टिकल है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं तो सैलिनिटी क्या होगा, वही तो है, कितना ज्यादा है ना सलाइन वाटर है, कितना ज्यादा अमाउंट उसमें घुला है, सैलिनिटी तो इंक्रीज करेगी तो पक्का होगा। और डेप्थ क्या होगा, ऑब्वियस है डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि अगर समझते हैं एक वाटर लो, है ना, एक वाटर नहीं मतलब एक गिलास वाटर लो, उसमें जो है कुछ पार्टिकल सस्पेंड कर दो, कुछ पार्टिकल सस्पेंड कर दोगे, डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई तो इसकी सैलिनिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब अगर सैलिनिटी और डेंसिटी बढ़ गई, डेंस पार्टिकल कहाँ पे जाएंगे, वो नीचे शिफ्ट होंगे, है ना, ड्यू टू देयर ओन वेट्स, वो क्या होंगे, नीचे शिफ्ट होंगे। नीचे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर सरफेस मतलब सॉरी लेवल नीचे एकदम लेवल पे, है ना, ग्राउंड लेवल पे वो धीरे 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 बैठते जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेप्थ क्या हो रहा है, डेप्थ डिक्रीज हो रहा है ना। पहले डेप्थ पूरा पूरा इतना था, अभी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। डेप्थ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ और सैलिनिटी इंक्रीज हुई। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वही सारा चीज बोल रहा है कि हैवियर हो जाएगा, है ना, डेंसर वाटर हैवियर हो जाएगा और सिंक्स बीनीथ लेस डेंस वाटर। और इसलिए ये ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल है, डिजॉल्व सॉल्ट है, पैक्ड इनटू द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है।
अगला है विच इज दी वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच। सबसे ज्यादा डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? मरियाना ट्रेंच में है, जिसका नाम है चैलेंजर ट्रेंच, है ना। मरियाना ट्रेंच में लोकेटेड है चैलेंजर डीप, जो कि कितना है, लगभग इतना किलोमीटर स्ट्रेच है लेंथ में, है ना, और 69 किलोमीटर इन विड्थ में, इतना ज्यादा स्ट्रेच है ये पूरा का पूरा मरियाना ट्रेंच। द चैलेंजर डीप की बात किया जाए तो लगभग 11 किलोमीटर जो है डीप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि है ही नहीं। होपफुली ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर हो गए होंगे। छोटा सा एक टॉपिक था, बट होपफुली आपको सारा क्लियर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सारे के सारे आपको करेंट्स याद होने चाहिए, वार्म करंट, कोल्ड करेंट्स, ठीक है। और भी बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो होपफुली मैंने इस लेक्चर में बता दिया आपको। तो आज के लिए कोड शायरी है कि फैज अहमद फैज साहब का कहना है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो कहते हैं ना कि कभी कभार एक आध दिन हमारा ऐसा गुजरता है कि यार बस हो गया, अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये आप हमेशा समझो कि ना उम्मीद मत करो दिल को, क्यों? नाकाम ही तो हुआ है, कोई बात नहीं। अगर आज गम की शाम है तो एक ही शाम तो है, अगली शाम फिर से खुश नमा आएगी, हसीन आएगी, है कि नहीं? तो जरूरी है कि आप अपनी उम्मीद को कायम रखिए, नाकामी को नहीं। होपफुली इसको शायरी से आपको सीखने को, जानने को, समझने को मिला होगा। तो अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।